हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। शुरुआत करते हैं यूनिट 4 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। इससे पहले हम जो वीडियो बना रहे थे उसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए एक साथ बना रहे थे। अब जो वीडियो हम बना रहे हैं वो अलग अलग मीडियम के लिए बनाएंगे। तो ये वाला वीडियो जो है आपके इंग्लिश मीडियम के लिए है केवल। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो क्या है? In the LCR circuit, the phase difference between the current and potential difference is। देखो, इसका जो फेजर डायग्राम हमने जो बनाया था LCR सर्किट के लिए, आप लोगों ने जब पढ़ा था, तो इसका जो फेजर डायग्राम है वो क्या है आपके सामने। फेजर डायग्राम बनाते हैं। देखो, तो फेजर डायग्राम है हमारे पास, ये आपका VL माइनस VC और ये आपका होता था करंट। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री। तो LCR सर्किट के बीच में फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 90 डिग्री। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन I नॉट एंड RMS इन AC सर्किट। तो ये तो रिलेशन आप लोगों को याद है ही सही, I RMS इज इक्वल टू I नॉट बाय √2। इसका ही आंसर होगा। नेक्स्ट, the number of turn in a primary coil is then the second coil in step up transformer। देखो, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? ट्रांसफार्मर जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक रेशियो पढ़ा था जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। वो क्या था? IP अपॉन IS। उसके बाद ऊपर क्या था? ES अपॉन EP और NS अपॉन NP इज इक्वल्स टू K। ठीक है, ये आपके पास है। अब IP अपॉन IS, ES अपॉन EP और NS अपॉन NP। तो अब हमारे पास किसके लिए पता करना है अपने को कि यहाँ क्या आएगा? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। तो स्टेप अप में क्या करते हैं हम? वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, यानी कि वोल्टेज आपको बढ़ाना है। तो जब आप वोल्टेज बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ जाएंगे। किस में? सेकेंडरी कोइल में। तो नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कोइल में क्या होंगे? कम होंगे। किसके कंपेयर में? सेकेंडरी कोइल के कंपेयर में प्राइमरी कोइल में नंबर ऑफ टर्न कम होंगे। तो यहां पर आपका आंसर में क्या आ जाएगा? लेस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कोइल इज लेस देन द सेकेंडरी कोइल इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक। नेक्स्ट, AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन द ऑफ अ करंट। तो बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा? AC एमीटर, AC वोल्टमीटर। नेक्स्ट, इन प्योर कैपेसिटी सर्किट करंट लेड अहेड EMF बाय फेज एंगल। तो ये आपका 90 डिग्री होता है। कैपेसिटिव के लिए अपन ने पढ़ाई है कि भाई करंट कितने ये करेगा। तो करंट जो है यहाँ पर लीड करता है वोल्टेज से, तो करंट आगे होता है 90 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आंसर। Capacitors allowed to pass through only DC, only AC, both AC and DC, none। तो बच्चों, इसका आंसर होगा ये बी वाला, ओनली AC। तो कैपेसिटी क्या अलाउ करता है? ओनली अल्टरनेटिंग करंट में अलाउ करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ कॉपर लॉसेस, फ्लक्स लीकेज, हिस्टेरिसिस लॉस और ED करंट। तो ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद है कि इसका आंसर क्या होगा? ED करंट होगा। ED करंट में भाई अपन ट्रांसफार्मर के जो कोर है लेमिनेटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि वहां पर ED करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई करंट वहां पर हो जाता है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और उसे रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड बना देते हैं। नेक्स्ट, the device which convert mechanical energy to electrical energy, DC मोटर, AC डायनामो, ट्रांसफार्मर और चोक कोयल। तो क्या आंसर है इसका? डायनामो।
डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडियन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट इज 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज। तो ये हमें पता है क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ठीक, नेक्स्ट, आंसर इन वन सेंटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल। तो 0 होती है कंप्लीट साइकिल में, एवरेज वैल्यू जो होती है IAV क्या होता है आपका, 0 होता है। एसी का जो अगर कंप्लीट साइकिल में आप निकालो, ये कंप्लीट साइकिल हो गया इसका, ठीक है। तो एक कंप्लीट साइकिल में जो करंट होता है वो क्या होगा, टोटल जो एवरेज वैल्यू होगी अल्टरनेटिव करंट की वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। तो इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉटलेस करंट। तो बच्चों देखो, आपको ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि PAV इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई। ठीक है, जब केवल प्योर इसकी बात करेंगे, कैपेसिटिव की बात करेंगे या प्योर इंडक्टिव की बात करेंगे, तो उस कंडीशन में जो फेज होता है वो आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो फेज 90 डिग्री होगा तो यहाँ क्या पुट कर दोगे आप, cos 90। तो इस कंडीशन में जो एवरेज पावर आएगी वो कितनी आएगी आपकी, cos 90 पुट करने पर 0 आएगी। तो टोटल यहाँ पर जो है डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी, चोक कोयल मेड ऑफ थिक कॉपर वायर, ohmic resistance is negligible, hence phase difference between current and EMF is pi/2। ठीक, तो the average consumed energy becomes 0, therefore the current is called wattless current। next, what is the condition of wattless। तो वही 90 वाली कंडीशन कि the condition of wattless current is that phase difference between current and EMF should pi/2। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट, मेक द करेक्ट पेयर्स। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो अपन ने पढ़ रखा है कि भाई XL इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा L होता है, ये हमारे पे जानकारी में है। ठीक, उसके बाद दूसरा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो ये होगा 1/2 पाई FC। इम्पीडेंस ऑफ RL सर्किट, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, RL सर्किट सभी ने पढ़ा होगा। तो RL सर्किट के जो डेरिवेशन में अपन निकालते ही हैं, इम्पीडेंस Z क्या आया था, R² प्लस XL²। इसी टाइप से RC के लिए तो क्या आ जाएगा, R² प्लस XC²। ठीक है, इनमें तो याद रखने का, तो RL आया तो XL का स्क्वायर कर देना और RC आया तो XC का स्क्वायर कर देना, कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं। इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट, तो ये आया R² XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी पूरी मैच हो गई। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, व्हाई आर द फील्ड मार्क्ड ऑन द स्केल अल्टरनेटिंग एमीटर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया शायद। तो व्हाई आर द फील्ड मार्क्ड ऑन द स्केल ऑफ अल्टरनेटिंग एमीटर नॉट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो देखो, जो अल्टरनेटिंग एमीटर होता है उसमें जो मार्क लगाते हैं, तो शुरुआत में तो क्या होता है, उसमें पास पास लगाते हैं मार्क और फिर बाद में क्या करते हैं, दूर दूर लगाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस होता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण क्या होता है, यहाँ पर हीट जो है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो इस कारण से क्या करते हैं ये कि देखो, डिवीजन ऑफ मार्क्स एसी एमीटर इज नॉट इक्वली spaced because an ammeter work on the principle of heating effect produced from the electric current। ठीक है, तो जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे आपका करंट बढ़ाते जाएंगे तो हीट आपकी इंक्रीज होती जाती है। और ये इंस्ट्रूमेंट किस पर बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है। इसीलिए हीट की जो क्वांटिटी बढ़ती जाती है, इस कारण से बाद में जो चिन्ह लगाते हैं ना, साइन लगाते हैं, वो दूर दूर लगाते हैं, डिस्टेंस बढ़ा देते हैं उनके बीच में। नेक्स्ट, ये आपका पहला वाला था, है ना, पहले थर्ड आ गया था। राइट द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो कि इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है भाई, इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ चेंज विथ टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज होते हैं, ठीक है। और डीसी में क्या होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। इट्स मैग्नीट्यूड में चेंज बट डायरेक्शन डज नॉट चेंज विद टाइम। मैग्नीट्यूड तो बदल सकता है बट उसकी जो डायरेक्शन है वो बदलती नहीं है, जो डायरेक्शन जैसी है वैसी ही आपकी रहेगी, ठीक है। हाँ, वेरिएबल जरूर हो सकता है ना, नेगेटिव तरफ नहीं जाएगी डायरेक्शन, कभी भी पॉजिटिव में ही रहेगी। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट। द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट। इट्स डेंजरस। देखो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। इससे जो एमीटर वोल्टमीटर जो बनते हैं डायरेक्ट करंट के, तो वो किस पर होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड होते हैं। और ये किस पर बेस्ड होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। इट इज डेंजरस, अल्टरनेटिंग करंट डेंजरस होता है कंपेयर में डीसी के। ऐसा नहीं कि डीसी डेंजरस नहीं होता है, इट इज लेस डेंजरस देन एसी। एसी के कंपेयर में कम डेंजरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर के हिसाब से ही बताया सभी को। बाय एसी द इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल, वाई, ठीक है। उसका कारण है कि यहाँ पर जो देखो, अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ड्यूरिंग हाफ साइकिल एंड रिवर्स डायरेक्शन ड्यूरिंग द रिमेनिंग हाफ साइकिल। देयरफॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, हेंस अल्टरनेटिंग करंट। देखो टोटल जो एवरेज करंट है ये आधे साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है और आधे साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में चलता है ऐसे। तो जब आप इसका एवरेज करंट निकालते हो तो एवरेज करंट क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इस कारण से ये इसमें इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक, यानी कि मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन इन सिविल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाई नॉट डायरेक्ट करंट। देखो बच्चों, जो हम लोगों को जो करंट पहुंचाया जाता है वो एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट ही पहुंचाया जाता है, व्हाई नॉट डायरेक्ट करंट, है ना। को डायरेक्ट करंट क्यों नहीं भेजा जाता, तो उसका कारण है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों, एसी जो होता है उसको ट्रांसफार्मर की हेल्प से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ, ठीक है, चेंज किया जा सकता है। उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। और उसे एक जगह से दूसरी जगह यानी वन प्लेस से अदर प्लेस पर बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है बिना किसी एनर्जी लॉस के। जबकि डीसी में ऐसा करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तो देखो, एसी इज मच इजियर टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज, ठीक है, यूजिंग अ ट्रांसफार्मर देन डीसी, तो कैन बी डन मोर इफिशियंटली देन द मच मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डीसी स्टेप अप डाउन सिस्टम। दैट इज व्हाई एसी इज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज क्यू फैक्टर। तो क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा, द रिजोनेंस ऑफ एलसी सर्किट शार्प, ठीक है। एलसी सर्किट की जो जिस शार्पनेस होती है, जब एब्रप्ट चेंज होता है उसके करंट में सडनली बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है, और डेविएशन फ्रॉम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर, तो उसे आप क्या बोलोगे, क्यू फैक्टर बोलते हैं। द रिजोनेंस इन एलसीआर सर्किट शार्प व्हेन देयर इज एन एब्रप्ट चेंज इन करंट बाय इवन अ स्मॉल डेविएशन फ्रॉम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो द क्वालिटी फैक्टर क्यू इज डायरेक्ट मेजर द शार्पनेस ऑफ रिजोनेंस, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर मेरा केवल और केवल टारगेट है आपको फास्ट रिवीजन, इस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों का आंसर बताना, ठीक है। अगर इसको गहराई पर जाके क्यू फैक्टर को समझेंगे तो पूरा एक लेक्चर क्यू फैक्टर को समझने में निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस ए कैपेसिटर सी, ऑब्टेन एन expression for current through the circuit, capacitive reactance and phasor diagram, ठीक। तो केवल कैपेसिटर की चर्चा करनी है। ये देखो बच्चों, यहां अपन ने एक कैपेसिटर बना दिया और यहां पर ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमने अप्लाई कर दिया। क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हुआ हमारे पास V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्योर कैपेसिटी के लिए निकाल रहे हैं। अब अपने को जो एक्सप्रेशन निकालना है करंट थ्रू द सर्किट, कैपेसिटी रिएक्टेंट और फेजर डायग्राम,
ठीक, ये 3 चीजें निकालना है। फेजर डायग्राम कैसा होगा ये भी पता करना है। तो पहले अपन इसमें वोल्टेज है तो करंट निकालने की कोशिश करें। तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, dq/dt होता है। ये आपका करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, I इज इक्वल टू dq/dt। तो d/dt और q के प्लेस पर क्या रख दोगे आप बच्चों, cv। c आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dv/dt। v की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। तो v की वैल्यू क्या है आपके पास, v की वैल्यू है v0 sin ओमेगा t। ठीक, तो v0 को भी कॉमन निकाल लो, बाहर निकाल लो, तो क्या आया ये sin ओमेगा t। अब c v0 d/dt sin ओमेगा t, ठीक है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो साइन का क्या होता है, cos ओमेगा t। ठीक है, इनटू अगेन से इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन से ओमेगा टी का भी डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा c ओमेगा v0 cos ओमेगा t। I इज इक्वल टू आया c v0, ठीक है, cos ओमेगा टी। इस सी वी नोट को अपन क्या करके इक्वल लेट कर लो आई नोट के, तो I इज इक्वल टू आया आई नोट cos ओमेगा टी। ठीक, अब हमारे पास जो आया देखो I इज इक्वल टू आई नोट cos ओमेगा टी। अब इसको भी अगर साइन में चेंज कर लें तो I इज इक्वल टू आई नोट साइन, क्या लिख लें इसको, π/2 प्लस ओमेगा टी। ठीक, तो यहां पर देखो आप इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को ध्यान से देखो, तो इसमें 90 डिग्री कौन करंट आगे आ गया। अब आप फेजर डायग्राम बनाएं इसका तो ऐसे बना सकते हैं कि ये आपका यहाँ किसको आगे ले लो, आप करंट को आप 90 डिग्री आगे ले लो और ये वोल्टेज को ये 90 डिग्री पीछे ले लो। ठीक है, सिंपल सा आप फेजर बना के भी आज ऐसा सिंपल फेजर अपन इसका बना सकते हैं। उसके बाद 2 चीजें हो गई हमारे पास, करंट थ्रू द सर्किट और फेजर डायग्राम। अपने को क्या चाहिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसे, देखो आई नोट के इक्वल क्या लेट किया था अभी अपन ने, सी ओमेगा वी नोट। तो अब वी नोट के अपॉन में इसको ले आओ आई को, वी नोट अपॉन आई नोट इज इक्वल टू 1 बाय क्या आ जाएगा ओमेगा सी, और ये वी नोट बाय आई नोट क्या हो गया आपका एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये बच्चों x इज इक्वल टू ओमेगा सी, ये तीनों ही चीजें आपने निकाल ली। ये 5 मार्क्स में आपके आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से भी, इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन एसी सर्किट पावर PAV इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi, देयर यूजुअल सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। ठीक है, द पावर कंज्यूम्ड इन अपन एसी सर्किट is equal to the product of alternating EMF and alternating current is that instant। ये I नोट है ना, ये क्या है, I is equals to I नोट sin ओमेगा t माइनस फाई एंड करंट AC, तो when alternating EMF आ जाएगा V is equals to V नोट sin ओमेगा t। तो देखो पावर क्या है, पावर के लिए अपन ने फॉर्मूला हो जाएगा P is equals to I, P is equals to VI, यानी पावर जो है प्रोडक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बच्चों, अब यहां पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ यानी वोल्टेज क्या है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या है आपका I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा आपका V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर ये साइन A माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर लो, तो साइन A कोस B माइनस कोस A साइन B। ठीक, अब एक काम करो, इस साइन ओमेगा टी का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर लो, तो V नॉट I नॉट, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक, अब यहां पर एक काम करें कि
इस वाले में 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई माइनस 1/2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। बच्चों अगर मैं एवरेज पावर निकालूं, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के अंदर, अगर मैं कंप्लीट साइकिल की अगर बात करूं, तो कंप्लीट साइकिल में बच्चों ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसका आप कंप्लीट साइकिल में 0 से 2 पाई के बीच जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/2, और ये जो साइन 2 ओमेगा टी है इसकी वैल्यू आएगी 0। तो यहां तो हो गया 0, तो ये वाला पूरा पीछे वाला इक्वेशन तो पूरा ही 0। तो अब आपके पास क्या आ गया आंसर कि पी ए वी इज इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट, इसके प्लेस पर क्या रख रहे हो आप 1/2 की हो जाएगा आपका कोस फाई, तो इसको क्या लिख लो वी नॉट बाई रूट टू इंटू आई नॉट बाई रूट टू कोस फाई। और वी नॉट बाई रूट टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, तो वी आर एम एस, और ये हो गया आपका आई आर एम एस कोस फाई। तो पी ए वी इज इक्वल टू बच्चों आया वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। ठीक, नेक्स्ट डिस्क्राइब द ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, प्रिंसिपल, लेवल डायग्राम, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, फॉर्मूला फॉर ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक, तो देखो डायग्राम तो आप लोग अपने हिसाब से बुक से कर ही लेना। ठीक है, मैं इसका अभी तो यहाँ सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, आपको केवल समझ आ जाए इस हिसाब से। ये आपका प्राइमरी ट्रांसफार्मर हो गया और इधर मैं बनाऊंगा सेकेंडरी। ठीक है, मतलब ये, ठीक, ये प्राइमरी कोयल सेकेंडरी कोयल इस टाइप से बना दिया अपन ने, ज़्यादा अभी ये नहीं करा डायग्राम को। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप बुक से करिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। प्रिंसिपल की अगर बात करूँ तो बच्चों ये किस पर बेस्ड है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, किस पर बेस्ड होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है कि भाई ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है। और दो टाइप के ट्रांसफार्मर का काम क्या है, तो वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, वोल्टेज को हाई और लो करना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप अप और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफर। ट्रांसफर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप का काम क्या करता है, स्टेप अप करता है वोल्टेज को इंक्रीज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बहुत सरल मामला हो गया। अब ये तीन टाइप तो हो गई, चौथा है फॉर्मूला फॉर ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी कोइल के लिए अगर ईएमएफ देखें, ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कोइल, तो प्राइमरी कोइल का ईएमएफ देखोगे तो E इज इक्वल टू माइनस, यहां अपन नंबर ऑफ टर्न ले लो NP, तो d∅dt। ठीक, EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅dt। और फिर सेकेंडरी कोइल के लिए अगर आप ईएमएफ देखोगे तो ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅dt। और सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, यानी ES डिवाइडेड बाय EP, तो क्या आ जाएगा माइनस NS d∅dt माइनस NP d∅dt। कैंसल d∅ से d∅ कैंसिल, तो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास ES बाई EP इज इक्वल टू
NS बाय NP। ठीक, इसको एक दे दो। अब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए जो इनपुट पावर है, इनपुट पावर इज इक्वल टू क्या होगा, आउटपुट पावर। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर यानी P इज इक्वल टू VI, तो EP इंटू IP और ES इंटू IS। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखो ये आप क्या करो, इस EP को इस ES के अपॉन में भेज दो, तो ES अपॉन EP और IP अपॉन IS, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो जाएगा बच्चों, ये ES बाई EP, IP बाई IS और NS बाई NP इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं K। ये बच्चों फॉर्मूला फॉर ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो जो क्वेश्चन में पूछा है केवल वही चीजें मैंने बताई है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है ट्रांसफार्मर में। नेक्स्ट, डिटरमाइन द फॉलोइंग एन LCR सर्किट, रिजल्टेंट वोल्टेज, इम्पीडेंस इन सर्किट, फेजर डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, LCR सर्किट देखना है अपने को, तो यहां ले ली मैंने L इंडक्टिव कोइल, उसके बाद C कैपेसिटर और R रेजिस्टेंस ले लेंगे, और इनके बीच में यहां अप्लाई कर देंगे अल्टरनेटिंग EMF। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा। सीरीज में कनेक्ट किया है, तो सभी के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये आ गया आपका VL, ये आ गया VC और ये आ गया VR। ठीक है, ये वाला मामला हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, देखो अप्लाइड पोटेंशियल तो हो गया V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब VL चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द L, तो L के बीच में देखोगे तो VL इज इक्वल टू क्या आएगा, IXL। फिर C के बीच में देखोगे तो क्या आएगा, VC इज इक्वल टू बच्चों IXC, और VR इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, IR। ठीक है, अब देखो V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, VL इज इक्वल टू IXL, VC इज इक्वल टू IXC और VR इज इक्वल टू IR। अब केवल अगर R के लिए अपन देखें तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस सेम होता है। और LC में जब हमने देखा था तो LC में क्या आया था, तो LC में करंट और वोल्टेज के बीच में आया था VL माइनस VC, और यहां था 90 का। अब I के साथ करंट वोल्टेज जो रेजिस्टेंस में क्या है, सेम पेज में है, तो I के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, VR रख सकते हैं, और इनका रिजल्टेंट इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकलेगा। ठीक, अब आप यहां क्या निकाल लो, रिजल्टेंट वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो रिजल्टेंट वोल्टेज V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कैसे निकलेगा, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो VL की जगह आपने लिख दिया IXL माइनस IXC स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर। अब स्क्वायर करके इसको बाहर निकाल लिया रूट से, तो यह आ गया IXL माइनस XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, तो ये तो आ गया आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज। अब अगर अपने को क्या चाहिए बच्चों, इम्पीडेंस चाहिए, तो इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, इस I को इसके अपोन में ले आओ, तो देखो Z इज इक्वल टू क्या आ गया,
वी अपॉन आई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्स सी प्लस का स्क्वायर है ना, प्लस आर स्क्वायर। अब एक्सएल की जगह आप क्या लिख दो यहाँ पर, ओमेगा एल ओमेगा सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका तो फेज डिफरेंस निकालेंगे बच्चों। तो फेज डिफरेंस कैसे आएगा देखो, तो फेज डिफरेंस तो यहाँ पर अपन ले लो बच्चों फाई। तो अब निकालने हैं अपन यहाँ टेन फाई निकालेंगे। तो टेन फाई क्या हो जाएगा आपका बी बाई ए, तो वी एल बाई क्या हो जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी बाई आपका वी आर। तो वी एल की वैल्यू आपके पास है अवेलेबल, तो वी एल की जगह आपने लिखा आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी बाय आई आर, और अब कॉमन ले करना है, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स एल की जगह रख देना ओमेगा एल बाय वन बाय ओमेगा सी और बाय आर। तो ये आपका टेन इनवर्स पाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी बाय आर। ठीक है, ये सारी चीजें आ गई इसके लिए। अब अपन को निकालना है फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर। देखो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो रिजोनेंट जो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी, जहां पर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं जहां एक्सएल और एक्ससी, ठीक है, दोनों क्या हो जाए आपस में इक्वल हो जाए, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के देखो एलसीआर सर्किट में रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डेरिवेशन निकालना है, तो एक्सएल की जगह आप लिखो ओमेगा एल, ठीक है, रिजोनेंट ओमेगा आर कर लो इसको, और ये आ जाएगा आपका इसकी जगह ओमेगा सी, एक्स की जगह पर ओमेगा का इंटू इधर करो ओमेगा आर स्क्वायर वन बाय एल सी, ठीक, स्क्वायर रिमूव कर दो, यहाँ पर लगेगा आपका अंडर रूट एल सी। ओमेगा होता है आपका टू पाई एफ वन बाय अंडर रूट एल सी, ठीक, तो एफ आर इज इक्वल्स टू वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी। देखो क्वेश्चन में तो यही दे रखा था, मैंने डायरेक्टली इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया तो मैंने फाइंड आउट एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट कर दिया। बाकी जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन बैंक में तो उसने तो ऐसे ही लिखा था कि प्रूव दैट करके ये लाना था अपने को। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।